हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ने की व्यवस्था करते रहते हैं और इसी घर बैठे पढ़ाई के मोटिव को लेकर आज हम आपके साथ आ रहे हैं और शेयर करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो स्टैंडर्ड 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, जिसका नाम आप ऊपर देख सकते हैं, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यह हमारे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हाँ यार, नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जब हम लोग आपके लिए पढ़ने वाली वीडियोस डालते रहे तो आप लोग उनको देखकर हमें रिस्पॉन्स देते रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक एंजॉय करिए और मिलते हैं फिर लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये हेडलाइन क्या होगी। इसको डिस्कस करते हैं। दो सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। पहला सेक्शन में लोकतंत्र क्या, दूसरे सेक्शन में लोकतंत्र क्यों। इन दोनों बातों को हम थॉरोली समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम आपको पीछे की तरफ थोड़ा लेके आते हैं, पहले चैप्टर की तरफ, चैप्टर 1। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैप्टर 1 को नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो बिल्कुल मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दीजिए। मैंने आपको कहा था कि हमें एक परिचय की आवश्यकता है। किसका परिचय? तो वो टर्म था हमारा लोकतंत्र। आपने भी उसका रिस्पॉन्ड दिया और कहा कि हाँ, परिचय की आवश्यकता है। लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र। इस चीज से हमें परिचित होना है। तो हम लगभग इसका परिचय हासिल कर चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि लोकतंत्र क्या है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक टाइप की सरकार है जिसका परिचय हमको मिला है। यह एक टाइप की सरकार है जो लोगों का ध्यान रखती है। दो बातें हमारे दिमाग में क्लियरली आ गई। पहला, यह एक टाइप की सरकार है। दूसरा, यह लोगों का ख्याल रखती है। इतना तो हमें पता चल गया। यह दूसरी सरकारों से बेहतर है, ये भी हमें पता चल गया। और भी अगर हम जानना चाहें तो और भी चीजें जान सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट यही होना चाहिए। 3 पॉइंट, यह एक सरकार है, यह लोगों का कल्याण करती है और यह दूसरों से अलग है। बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पर एग्जिस्ट करती हैं अभी इस दुनिया में, अलग अलग सरकार के जो रूप हैं, उनसे यह बेहतर है। अब आप बोलोगे कि ये क्या था? हाँ, मतलब इसका तो अभी एक परिचय आपको मिल गया कि ये क्या था, कि मतलब अलग अलग टाइप की सरकारें। तो आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा हमारा टर्म है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है सरकार। क्या टर्म आता है? सरकार, यानी कि शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, किसी भी जगह की कोई ना कोई एक शासन व्यवस्था होती है। उसके हिसाब से ही तो राजकाज चलेगा ना। अगर शासन व्यवस्था ही नहीं होगी तो राजकाज कैसे चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान कंसेप्ट हमारा यही होने वाला है कि अगर शासन ही नहीं होगा तो मतलब राजकाज कैसे चलेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बेस मान के अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सरकार दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी दो सरकारें हो सकती हैं? पहला वाला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार। और दूसरा वाला ये, चलो इसको मैं इधर ही दिखाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, गैर लोकतांत्रिक सरकार। पहला वाला लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा वाला गैर लोकतांत्रिक सरकार। ये क्या होता है गैर लोकतांत्रिक सरकार? ये वैसी सरकार है जहां पर लोगों के लिए वगैरह काम नहीं होता है। तो आप लोग बोलोगे कि अरे ये कौन सी सरकार हो गई, तो इसकी कुछ लिस्ट हम आपको दे ही देते हैं ताकि आपका दिमाग पहले ही क्लियर हो जाए। ठीक है, नाम अंग्रेजी और हिंदी में मिले हुए मिलेंगे तो इससे घबराने की बात नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहली जो सरकार होगी, जो आपको और हमको पता है गैर लोकतांत्रिक सरकार में, क्योंकि ये तो एक ही गवर्नमेंट है, लोकतंत्र अकेले, इसके विरोध में कई सरकारें हैं ना, तो उनकी एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपको भी याद रहेगा। सबसे पहले आएगा राजतंत्र। अब
ये बताओ कि किसको किसको राजतंत्र नहीं पता है, ये बताओ हमको। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राजतंत्र किसी को पता ना हो। बहुत ही आसान है, जहां राजा राज करते हैं उसे राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, सबको पता है। यहां पर शासन कैसे किया जाता है? राजा के द्वारा। यहां राजा के बाद अगला राजा कौन बनता है? उनके बेटे बनते हैं, उसके बाद उनके बेटे बनते हैं। यहां नियम कानून कौन बनाता है? राजा बनाता है। यहां टैक्स वगैरह कौन कलेक्ट करता है? राजा करता है। तो सरकार के जो 3-4 छोटे छोटे अंग होते हैं ना, सब किसके बस में होते हैं? राजा के बस में होते हैं। तो यह किस टाइप की सरकार होती है? राजतंत्र। राजतंत्र, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनार्की। मोनार्की। बढ़िया था। अब उसके बाद कौन सा आएगा सर? मतलब राजतंत्र तो था, उसके अगेंस्ट में लोकतंत्र। या तो राजा होगा, नहीं तो लोग चुनकर चुनाव करके करेंगे। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा भी एक और सरकार होती है जिसको कहा जाता है तानाशाही। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं सैनिक शासन। ये तो आपने देखा है, सैनिक शासन। मिलिटरी गवर्नेंस। मिलिटरी गवर्नेंस। हाँ, तो सैनिक शासन क्या होता है? सैन्य शासन क्या होता है? आपने देखा था चिली वाली कहानी, जहां पर राष्ट्रपति आयंदे को हटा दिया गया था और उनके बदले में हमारे सामने एक नए जनरल, आर्मी के जनरल आकर गद्दी पर बैठ गए थे। हमको पता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही थी, ये सैनिक शासन होता है। ये क्या होता है? जब कोई सैनिक टुकड़ी का एक ग्रुप अचानक से विद्रोह करके सरकार अपने अंडर ले लेता है ना, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? सैनिक शासन। आप लोग बोल रहे होगा कि सर लोकतंत्र का हेडिंग दिए हैं और ये पढ़ा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब तक आपको ये सरकारें पता नहीं रहेंगी तब तक आप कभी इसको अच्छे से नहीं जान पाओगे। आपको ये नहीं पता होगा कि जिसको खाने से ये खाना गलत है, ये खाना गलत है, ये खाना गलत है, ये खाना गलत है, तब तक आप सही खाना कैसे खा सकते हो? आपको पहले गलत चीजें पता होनी चाहिए। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि लोकतंत्र बढ़िया है तो क्यों है? तो कुछ ना कुछ गलत होगा तभी तो लोकतंत्र बढ़िया है। मतलब ये पेन अच्छी है, यानी बाकी सब पेन खराब होगी तभी तो ये पेन अच्छी है। तो इसीलिए कुछ खराब चीजों को पहले देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये इतना बेटर बन के आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी तो यहां पर आते हैं और इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सैनिक शासन समझ में आया। सैनिक शासन के बाद बारी आती है तानाशाही। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिक्टेटरशिप। यह लगभग लगभग इन दोनों का वर्जन होता है, लेकिन ये एक ही बार तक होता है। देखो होता क्या है तानाशाही? तानाशाही में एक व्यक्ति पूरे देश की पावर अपने पास इकट्ठा कर लेता है। जितना भी पावर है ना, सारी की सारी पावर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो विधायी हो, मतलब कानून बनाने वाली, चाहे वो जस्टिस न्याय देने वाली हो, चाहे वो कर टैक्स लगाने वाली हो, सारी की सारी पावर ना अपने पास ले लेता है। उसको हम क्या कहते हैं? तानाशाही कहते हैं, डिक्टेटरशिप। यानी वो सारा काम खुद डिक्टेट करता है, बताता है, तो वो सब कुछ वह कंट्रोल करता है, डायरेक्ट उसके अधीन में होता है, उसको तानाशाही कहते हैं। और उसके पास सैनिक की पावर भी होती है, राज करने की पावर भी होती है। तो आप लोग कहोगे ये दोनों से तो मिला हुआ है। नहीं, राजतंत्र में हजारों साल पहले से ये बात चलती आ रही है। वहां पर राजा की इज्जत की जाती है और यहाँ पर जो नेता होता है उससे डरना पड़ता है। राजा की इज्जत होती है, राजा को सम्मान दिया जाता है, बल्कि तानाशाह से डरना पड़ता है। और सैनिक शासन में वो आंदोलन करके पावर अपने पास लिए हैं, उनमें अपने में भी बढ़िया व्यवस्था चलती है, वहां पर भी इज्जत सम्मान होता है, लेकिन यहाँ पर डरना पड़ता है क्योंकि मिलिट्री शासन से थोड़ा अलग है। राजतंत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता है, मतलब राजा उनके बाद ये, उनके बाद ये, उनके बाद ये, उनके बाद ये, स्मॉलर सेक्शन तक जाते जाता है नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही आप इसमें आओगे ना,
थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे डिफरेंट हो जाता है? तो ये ऐसे डिफरेंट होता है। देखो होता क्या है इसमें, इसमें बेसिकली टारगेट किया जाता है हमारा मेन चीज कि सब कुछ एक व्यक्ति के पास होगा, उसके बाद का कोई गारंटी नहीं रहता। अगर मैं तानाशाह कल बन जाऊं तो मैं जब तक राज कर सकता हूं, मैं जब तक पावर होल्ड कर सकता हूं तभी तक तानाशाह रहूंगा। जैसे ही मेरा राज खत्म, मेरी पावर खत्म, मैं तानाशाही से हट जाऊंगा। मुझे हटाया भी जा सकता है, लेकिन राजतंत्र में बहुत मुश्किल से हटाया जाता है, और यहां पर आसानी से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। किसी की हत्या कर देंगे तब भी तानाशाही खत्म हो जाएगी, जो तानाशाह है उसकी हत्या करके भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये तीन समझ में आए, तानाशाही है ये। लग नहीं रहा होगा, थोड़ा इससे अच्छे से तानाशाही। अब अगली जो सरकार है वो बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, यह मेरी फेवरेट है, इसका नाम होता है अफसरशाही। अफसर शाही, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। होता क्या है अफसरशाही में कि इसमें बेसिकली टारगेट किया जाता है कि हमारे जो अधिकारी हैं, सरकार के आला अधिकारी हैं जो वो हैं, उन्हीं के पास सब पावर रहेगी। यानी जो धनी है वह पावरफुल है, जो धनी है वो पावरफुल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप की सरकार होती है, इसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यह कुछ ही देश में पाई जाती है, ज्यादातर देशों में नहीं। यह एक बहुत ही पुरानी प्रकार की सरकार है जो एग्जिस्ट करती थी, और अब इसका एग्जिस्टेंस थोड़ा 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 कमजोर होता जा रहा है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, यह एक खत्म हुआ, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चार प्रमुख सरकारें हैं, इसके अलावा भी हैं, हम उन पे भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। आने वाली क्लासेस में हमें पूरे सरकारों का वर्णन मिलता है। 42 टाइप ऑफ गवर्नेंस पाई जाती हैं, जो एक वाली दूसरे से इतनी सी बात की वजह से, एक पॉइंट की वजह से एक नई सरकार बन जाती है, एक नया प्रकार बन जाता है सरकार का। ठीक है, तो वो सब बातें को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। मैंने इधर 4 लिखे हैं और इधर ये लोकतंत्र अकेला है, यानी कि इसकी पावर इतनी ज्यादा रही होगी कि इसने इन चारों को धकेल दिया होगा। यानी इतना अच्छा होगा, इसने इन चारों को दबा दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि इन चारों में कोई अच्छा ही नहीं है, लेकिन यह अलग अलग वक्त के लिए काम आती है। राजतंत्र की जरूरत कब होती है? जब हमारा देश संकट में है, उस वक्त हमें एक बहुत ही कठोर और मजबूत नेता चाहिए जो सारे डिसीजन ले सके। राजतंत्र बहुत बढ़िया। जब हमारे देश में सैनिक शासन कब लगाना पड़ेगा? जब राजा कमजोर है, कोई काम नहीं कर रहा, सैनिक शासन। अब सैनिक शासन लग गया, उसके बाद क्या होगा? सैनिक शासन में गड़बड़ी हो रही है, आर्मी कमांडर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, एक कमांडर आया, दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, चौथा आया, देश का कोई भिलाई नहीं चल रहा है। उसके चक्कर में क्या होगा कि एक आदमी इन सबको हटाकर खुद तानाशाही में अपना लेगा, सब कुछ अपने अंडर में कर लेगा। तो तानाशाही उस वक्त के लिए अच्छी सरकार मानी जाती है। अब जब तानाशाही खत्म हो गई तो उसके बाद मतलब एक अफसर वाला शासन आएगा, जब सब कुछ हटा दिया गया, कहा गया तानाशाह वगैरह नहीं चाहिए, ना राजा चाहिए, ना सैनिक शासन चाहिए, ना तानाशाही चाहिए, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। लोग कुछ दिन तक अच्छे से रूल करना शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं लोगों के पास, लोग खुद को ज्यादा पावरफुल घोषित कर देते हैं, और उस वक्त के लिए कौन सरकार बेहतर रहती है? अफसर शाही। कौन बेहतर रहती है? अफसर शाही। तो 1 2 3 4, ये चारों सरकार अलग अलग वक्त के लिए बहुत ही यूनिक होती हैं और बहुत ही विशेष संबंधों में बात कर रही होती हैं। इनकी अंग्रेजी थोड़ी सी याद रखनी होगी। इधर इसको क्या कहेंगे? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो इधर हम लिखते चलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जीओवीटी, जीओवीटी भी लिख सकते हैं आप, गवर्नेंस के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसके लिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे की क्लासेस के लिए भी तो कुछ छोड़ना होगा ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा ना? तो एक काम करिए, इसको उतार लीजिए,
उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र वाले टॉपिक पर पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। इन चारों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा यार, हम आप लोग के लिए ही तो बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उतारिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए एक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम सेंटर से लेके चलेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र, मैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरीके से जस्टिफाई करूंगा और उसको आप ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं जाके कमेंट करूंगा कि आप जाके वहां से देख के आओ जरूर, ठीक है। लेकिन अगर देख लिया तो अच्छी बात है, आपको पता होगा लोकतंत्र का मतलब मैंने वहां पे क्लियरली जस्टिफाई किया था। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का सिस्टम, यानी लोक मतलब लोग का, तंत्र मतलब व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। तो ये लोगों का सिस्टम होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रही इस पे? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो लोगों का सिस्टम होता है, कुछ इस टाइप की व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है। जहां पर लोग अपनी खुद व्यवस्था करते हैं उसे लोगों का सिस्टम कहते हैं। अंग्रेजी की तरफ मुड़े तो वहीं अंग्रेजी की तरफ मुड़े तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या है ये? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अपने आप में खुद दो वर्डों से मिलकर बना है, डेमोस, डेमोस और क्रेशिया, क्रेशिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों कौन से वर्ड हैं? ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड हैं। कौन से? कौन सी भाषा के वर्ड है? ग्रीक। चलो हिंदी में लिख देता हूं ताकि समझ में आए। ग्रीक। डेमोस मतलब होता है जनता। क्या? जनता। और क्रेशिया मतलब होता है शासन, यानी कि जहां जनता का शासन होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, यानी जनता का शासन, यानी जनता खुद शासन कर सकती है, ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए तो इतनी तो दो कॉमन टर्म ही आपको हर जगह मिले होंगे, ठीक है, हर जगह मिले होंगे, ठीक है। अगर हम लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो यही शब्द हमें लैटिन में भी मिलता है, लेकिन वहां पर इसका नाम डीमन और क्रेटस हो जाता है, जिसको हम अभी नहीं लेंगे, उधर नहीं जाएंगे, हम यहीं तक रखेंगे डेमोस और क्रेशिया, ठीक है। डेमोक्रेसी ऐसे करके वर्ड पाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जनता का शासन को रिप्रेजेंट करता है। अब पिछली कुछ सरकारों में हम लोगों ने देखा था कुछ विशेष फीचर्स दिखाए गए थे हमें, जिसमें सरकार के उसमें क्लियरली कहा यह गया था कि जो हमारी सरकार होती है, जो हमारी गवर्नेंस होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि यह व्यवस्था पूरी की पूरी कहां तक सही टिकाऊ हो सकता है। तो सही टिकाऊ व्यवस्था कहां तक हो सकती है? जब तक जनता का शासन वहां पर मौजूद हो तो ये तब तक टिकाऊ हो सकती है, ठीक है। पर बात सिर्फ इतने से नहीं बनती, बात सिर्फ इतना कह देने से नहीं बनती कि यहाँ जनता का शासन है या जनता के लिए शासन होता है, बस ये कह दिया हमने, क्या बात इनसे बन गई? नहीं। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यह पूरा का पूरा चैप्टर और दो चैप्टर, दो जो इसका पूरा का पूरा दो वीडियो होंगे ना, उनमें हम यही ढूंढते रहेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंत तक लोकतंत्र के सारे फीचर्स को समझ लेना है और हर टाइप की सरकार से इसको कंपेयर कर लेना है। इसीलिए एक बहुत बढ़िया चैप्टर इसने अलग से बना के दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसकी एक परिभाषा ढूंढते हैं, साधारण परिभाषा। साधारण परिभाषा मतलब क्या? वैसी व्यवस्था जहां पर लोग क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ, मतलब जैसे लोकतंत्र क्या होगा, वैसा रूप होगा जहां पर लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। लोकतंत्र वह व्यवस्था है, लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां जनता, जहां जनता अपने लिए शासकों का चुनाव करती है। ये लीजिए, एक कॉमन डेफिनेशन ढूंढकर निकाल दी गई। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां जनता अपने लिए शासकों का
चुनाव करती है। यानी कि चुनाव हम खुद कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, आपके ऊपर कौन रूल करेगा, इसको डिसीजन कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देता है और हमारे लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन बात मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर खत्म नहीं हो सकती है। बहुत ही अच्छी स्टार्ट मानोगे, इस चीज को एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट मान सकते हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां पर हम जनता अपने लिए शासन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हर जगह जहां चुनाव होता है वहां लोकतंत्र है? मेरी बात ध्यान से सुनो। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां जनता अपने लिए चुनाव करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि जहां भी चुनाव होता है, जहां भी कहीं पे भी चुनाव होता है वहां लोकतंत्र है? बोलो बोलो, इसका जवाब दो। नहीं दे पाए? यहां पर मैंने अभी कुछ देर पहले 4-5 सवाल लिखे थे ना, अलग अलग टाइप के शासन की व्यवस्था, राजतंत्र, लोकतंत्र, फलाना ढिमकाना। तो उसमें मैंने एक कहा था कि राजतंत्र, राजा अपना शासन करता है लेकिन उसके कुछ मंत्री होते हैं। मंत्रियों का क्या करना पड़ता है? मंत्रियों के लिए क्या करना पड़ता है? चुनाव, इलेक्शन होता है ना। तो क्या वह लोकतंत्र रहा? नहीं भाई, वो तो राजतंत्र था। फिर उसको लोकतंत्र कैसे मानोगे? आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? मैंने पहले ही कहा था कि एक प्रॉपर डेफिनेशन ढूंढने में हमारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाने वाली है। लेकिन स्टार्ट के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल जहां पर हम लोग कुछ ना कुछ यह कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं, हम आगे आके पढ़ सकते हैं कि आप कई सारे ऐसे देशों में देखोगे जहां पर राजतंत्र मौजूद है लेकिन वहां पर चुनाव ही नहीं होता। वहां पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के चुनाव ही नहीं होता। वहां राज परिवार हक से अपने आप को राजा घोषित कर चुका है। हम राजा हैं, हमारे अलावा और कोई किंग नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वंशानुगत शासन है। ठीक है, ये टर्म आपको खूब मिलेगा, वंशानुगत शासन। यह लोकतंत्र का वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको लेते चलते हैं, वंशानुगत शासन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हायरार्कल, हायरार्कल कियल, हायरार्कियल गवर्नेंस। हायरार्कियल गवर्नेंस यानी कि हम, हमारे बाद हमारे ही वंश के लोग, उनके बाद उनके ही वंश के लोग, उनके बाद उनके ही वंश के लोग, एक वंश एस्टैब्लिशमेंट में आ गया और वही चलते आएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुगत शासन व्यवस्था। या कहां देखने को मिलती है? राज परिवारों में। कहां कहां थी? नेपाल में, सऊदी अरब में, अभी भी कई सारे गल्फ कंट्री यानी कि खाड़ी देशों में यह पाई जाती है। खाड़ी देश कहने का मतलब, खाड़ी देश कहने का मतलब वैसे देश जो गल्फ के साइड में मौजूद है, मतलब उधर साइड के मौजूद है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही इतने में? नहीं ना। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह लोकतंत्र किस तरीके से खुद को परिभाषित करता है। आप क्लियरली ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में समकालीन दुनिया में, जिसको हम कहते हैं समकालीन विश्व, अभी हमारे साथ जो मॉडर्न वर्ल्ड डेमोक्रेसी चल रही है, उसमें कई ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोकतांत्रिक हैं या नहीं है, लेकिन असल मायने में वहां पर प्रैक्टिस नहीं चल रही लोकतंत्र की। असल मायने में वहां जमीन ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है ही नहीं, बल्कि वो खुद को डेमोक्रेटिक कहलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हमें डेमोक्रेटिक रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश कहला जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी छवि छोड़ता है और इस छवि के लिए दूसरे देश आपकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? अलग अलग टर्म हो सकते हैं दूसरे देश आपकी मदद करने के लिए। कई बार कुछ देश लोकतांत्रिक देशों की मदद के लिए इतने ज्यादा आगे होते हैं कि उनके साथ समझौता करना, संधि करना आसान होता है। मैंने पहले ही कहा था कि दो समान समान टाइप की चीजें रहे तो उनको जोड़ना आसान होता है। इस मैथ्स में भी आपने देखा है कि सिमिलर साइन वाली चीजों को जोड़ना आसान होता है। तो वैसे ही यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आता है। वो सरकार भले ही गैर लोकतांत्रिक हो लेकिन खुद को क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है कि हम एक लोकतांत्रिक सरकार हैं। ठीक है, हम एक लोकतांत्रिक सरकार है। अब कई सारे लोगों ने ना अलग अलग तरीके से लोकतंत्र पे तंज कसा है।
तंज कसना मतलब लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। ठीक है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने, मतलब महान लोगों ने कहा है। एक तो महान आदमी थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जहां पर हम अपना शोषण खुद करते हैं। शोषण, शासन नहीं, शोषण मतलब हम अपने लिए खुद गलतियां करते हैं, चुनाव करते हैं और चुनाव करके ऐसे व्यक्ति को राज करने के लिए भेज देते हैं जो हमारा शोषण करते हैं। देखा, महानतम व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे भाषण दिए। उसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि हम अपने लिए नेताओं का नहीं बल्कि तानाशाहों का, जो मैंने यहां पे लिखा था, तानाशाहों का चुनाव करते हैं। जो क्या करते हैं तानाशाह, जो क्या करते हैं, जो हमारी बातों को, हमारे अंदर जो इच्छा है उस इच्छा को खुद कहते हैं और उसको हमको लगता है वाह कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसी थॉट के साथ हम क्या करने लगते हैं, गड़बड़ में आ जाते हैं। यही कुछ कॉन्सेप्ट थे लोकतंत्र के जिसको मैं समझाना चाह रहा था कि हर बार लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि वाह 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 जनता का शासन हो गया, जनता ने चुनाव करना शुरू कर दिया, नहीं होता ये। हर बार सिर्फ चुनाव करा देने से देश लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। कई ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमको डील करना होता है लोकतंत्र को समझने के लिए, लोकतंत्र के करीब पहुंचने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी तो अब हम आते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है।